नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में सुशासन दिवस के मौके पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से मंत्री जी का और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने सुशासन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। आप लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर इस बात पर भी विचार किया है कि सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को भी आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। मैं इसे राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं। आप सभी के पास लोक प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। सरकारों की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से होता है। आप लोग जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समाधान भी आप लोगों के अनुभवों से निकलकर आता है। इन 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मंच का लाभ उठाते हुए केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिदृश्य क्या है और हमारा विजन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए राज्य में विकास के अवसरों की भी कोई कमी नहीं है। चुनौती यह है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के
सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हमने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ मूलभूत अधोसरणात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वैली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है और इससे हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमने वनोपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। राज्य के खजाने को बड़ा करने के लिए हम करों के संग्रहण में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करों में वृद्धि किए बिना खजाने में वृद्धि की जा सके। अभी मैंने आप लोगों के से राज्य के परिदृश्य और हमारी आर्थिक तैयारियों की मोटी मोटी जानकारी साझा की। अब मैं आपसे सुशासन की दिशा में की जा रही तैयारियों और चुनौतियों को भी साझा करना चाहता हूं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत है जानकारी और सूचनाओं की पहुंच। मैदानी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभावी तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में यहां अभी तक मोबाइल टावर भी नहीं पहुंचे हैं, वहां हमारा काम कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के साथ साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियत नेलानार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जन्मभूमि योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है। 11 महीनों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। सरगुजा में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। परसों ही हम दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने हमारे रायपुर एयरपोर्ट को नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए आश्वस्त किया है। ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सुशासन का परम लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख सुविधाओं से
संतृप्त करना। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय सीमा में हो, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी से हो, विकास में जन भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती मिले। इस आयोजन में आप लोगों को राज्य के अधिकारियों ने इस बात से अवश्य ही अवगत कराया होगा कि हमने इस दिशा में किस तरह प्रभावी प्रयास किए हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इन बातों को यहां अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, तभी बताता हूं कि 11 महीनों में हमने ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन लेआउट एंड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नए विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा यह नवगठित विभाग इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी सहयोगी है। इस आयोजन में देश के दिग्गज विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ लेते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम आप सभी के सुझावों के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, NGO, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी। मैं इस सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार तथा सुशासन और अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं और भारत सरकार को पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ये आयोजन हमें छत्तीसगढ़ में करने का अवसर दिया और प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव सहाय जी, मेरा सौभाग्य कि वो हमारे बड़े पुराने परम मित्र भी हैं। हमें अवसर रहा संसद में इकट्ठे रहने का, फिर मंत्री परिषद में भी हम इकट्ठा बैठते रहे और हमारे बीच में से एक साथी आज रायपुर में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन है। ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए हर्ष और संतोष का विषय भी है और गर्व का विषय भी, और साथ ही साथ ये भी देख करके अभी 1 वर्ष से भी कम अवधि काल में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, तो सही माने में माननीय विष्णुदेव सहाय जी ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की परिभाषा है उसको सुचारू रूप से धरती पर उतारने का कार्य किया है। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र भी हैं और बधाई के पात्र भी हैं। उनके साथ बैठे हुए हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, राहुल भगत जी, दिल्ली से मेरे साथ आए हुए पुनीत यादव जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारीगण, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए उच्च अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, देवियों सज्जनों, अब मैं नहीं जानता कि मैं यहां मेहमान हूं या मेजबान हूं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मुझे बुके भी दिया, परंतु आयोजन में थोड़ी बहुत भागीदारी चूंकि मेरे विभाग की भी है, तो इसलिए जहां आपने हमारा स्वागत करके बड़े विनम्र ढंग से हमारा मान बढ़ाया है, वैसे ही मुझे लगता है कि मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं इस 2 दिवसीय गोष्ठी में आपका अभिनंदन करूं अपने विभाग की ओर से। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के इस तरह से गोष्ठियां आयोजित करने का एक विचार आया, इसके पीछे की भी एक छोटी सी कथा है। शायद कुछ लोगों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय के बाद सन 2014 में अनौपचारिक तौर पर एक बार हम बैठे थे तो मोदी जी ने ये कहा कि क्या हम भारत सरकार को विज्ञान भवन से बाहर निकाल सकते हैं। और सुनने कहने में बात बड़ी साधारण थी, लेकिन बहुत दिनों तक वो मेरे मस्तिष्क में विश्लेषण का विषय रही। और फिर हमने सचिव महोदय से कहा कि ये जो हम यहां पर गोष्ठियां करते हैं वर्ष में 1 बार 2 बार, तो यदि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के करें तो मुझे लगता है कि अधिकतर सरकार में फाइनेंसेस की दुविधा रहती है, वो भी नहीं रहेगी क्योंकि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, और जो आप भिन्न भिन्न अधिकारियों को बुलाते हैं और उसका जो खर्चा है वो वैसे हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतनी ही रहेगी। तो हम ये प्रयोग करें तो कैसा रहेगा। और मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए बहुत संतोष होता है कि गत 8, 9 या 7 वर्षों में देश का कोई राज्य नहीं जहां हम नहीं पहुंचे और दूर दूर तक पहुंचे। उत्तरी सीमा में लेह में इस प्रकार की गोष्ठी हुई, लद्दाख में, श्रीनगर में हुई, जम्मू में हुई, कटरा वैष्णो देवी में, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि ऐसे थे जो चाहते थे कि कटरा वैष्णो देवी में, क्योंकि उसके साथ साथ उनको ये रहता है कि साहब यात्रा पे भी हो आते हैं। और जब हम पूर्वोत्तर गए तो मैंने सचिव महोदय से कहा कि अधिकतर पूर्वोत्तर की औपचारिकता हमारे अधिकारीगण और हम सब भी गुवाहाटी का चक्कर लगा करके समाप्त कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सही माने में पूर्वोत्तर जाएंगे। हम ईटानगर पहुंचे और सचिव महोदय आज श्रीनिवासन जी किसी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं है, अकस्मात उनका स्वास्थ्य जरा बिगड़ गया और 35 वर्ष हो गए उनको भारतीय सरकार में अपनी सेवाएं देते हुए। उनके समेत ऐसे बहुत से अधिकारी थे जो पहली बार ईटानगर गए थे। तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए भी एक बड़ा अनुभव का विषय रहा। इसी प्रकार हम आंध्रा भी गए, तेलंगाना भी गए, तमिलनाडु भी, कर्नाटक भी, गोवा भी, महाराष्ट्र भी। और जब अब की बार ये प्रश्न आया कि अगली गोष्ठी कहाँ हो, तो 2-3 राज्यों की उन्होंने बात की, भुवनेश्वर में भी जाने की बात हुई। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इस बार रायपुर जाएंगे। और उसमें एक व्यक्तिगत लालच ये भी था कि इसी बहाने विष्णुदेव साय जी के साथ मंच साझा करने का अवसर रहेगा। और पिछले 2 दिनों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि जिस प्रकार का सहयोग राज्य सरकार से हमें मिला है, लगता है हमारा विभाग बार बार यहीं पर इसी प्रकार की गोष्ठियां करने की योजना बनाता रहेगा। अब जहां तक सुशासन का संबंध है और जो मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से
भिन्न भिन्न सुशासन के प्रावधान लाए गए हैं, ये प्रशासनिक सुधार के, तो आपको जिन्होंने गुजरात में उनको मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए देखा होगा, बहुत सी ऐसी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में भी लागू की थी। उन्हीं का अनुसरण जब वो केंद्र में आए होने लगा, और जिस प्रकार का उल्लेख अभी राहुल जी कर रहे थे कि 48 घंटे बिताए सभी ने एक साथ मिलकर के, यही प्रयोग शिविर, एक चिंता शिविर के नाम से मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जिसे बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो अब हमने उसको केंद्र में भी पिछले 2 वर्षों से शुरू करने का प्रयास किया है, भिन्न भिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों में। और ये जो इस प्रकार की गोष्ठियां हो रही हैं, इसमें एक तो एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होता ही है, जैसे अभी आपको बताया गया, एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत भी एक संपर्क रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक काडर और दूसरे काडर के अधिकारियों को एक दूसरे के साथ परिचय का अवसर नहीं रहता। और मैं श्रीनिवासन जी से कह रहा था कि इसी बहाने आप देश के हर एक राज्य में हर एक मुख्य सचिव के मित्र बन चुके हैं, क्योंकि जब वो गोष्ठी की योजना बनती है और उसकी व्यवस्था करने में 2-3 महीने लगते हैं, तो इनका पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है, फिर फोन पर बातचीत होती है और धीरे धीरे एक व्यक्तिगत संबंध भी बनता है। उसके अतिरिक्त हमने एक और प्रयोग शुरू किया था, वो यहां पर भी लागू करेंगे, क्योंकि आज सचिव ना आ सके। कपलिंग ऑफ स्टेट्स हमने किया था कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनकी एक समान समस्याएं होती हैं और एक समान उन्होंने समाधान भी ढूंढे होते हैं, या एक प्रदेश ढूंढ चुका होता है, दूसरे ने अभी नहीं ढूंढे होते, वो उसके लिए अभी खोज कर रहा होता है। देखिए, अगर सरकार गुड गवर्नेंस लाकर अच्छा काम करती है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाती है, जिसमें करप्शन में जीरो टॉलरेंस हो, अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। सर, मेरा एक सवाल था केंद्रीय मंत्री जी से। सर, यहाँ पर 150 से ज्यादा आईएएस आए हुए हैं और कल एक आईएएस को भी मुख्यमंत्री ऑफिस करते हैं, उन्होंने कहा कि आईएएस की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। आप भी उसी डिपार्टमेंट से आते हैं, क्या मानते हैं कि इसकी सैलरी अभी कम है कि और बेहतर क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये मेरे विभाग से मुझे नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इसका रीजन क्या हो वो वहां पर निर्धारित किया जाता है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमारी जिम्मेवारी रहती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, बढ़ाई जाना चाहिए? मैं सोचने के लिए, इस बात को सोचने के लिए अधिकृत नहीं, मैं कभी आउट ऑफ टर्न बात नहीं करता। कई बार आदमी उत्साहित हो जाता है कि मुझे बड़ी और दूसरा वाले वेतन बढ़ाने का जो प्रक्रिया है, उस समय पर एक्सरसाइज होती है सरकार सभी सेवाओं के लिए तरह से की बारी रहेगी, तो बात जो भी हो रहा है। यहाँ पर वर्कशॉप हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है कि आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, बस्तर एक बड़ी खबर है, आज 10 नक्सली वहां पर मारे गए। क्या पूरे देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार ने, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रही है, और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। हमारे सुरक्षा बलों के अंतिम साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूँ, और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और आज ज्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार दिशा में काम कर रही है। जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के बल
काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।